तो ये वीडियो है, तो आई सपोज इसको पूरा आप देख सकते हैं। एबीसी मैम आपका जो प्रश्न था इसके द्वारा थोड़ा सा वो उसमें क्रेडिट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और एमएससी में अगर आप नेट देना चाह रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही है। अगर हम भी हमारा सब्जेक्ट अपडेट करना चाहें, क्योंकि हमने जैसे एमएससी किया है, एमए किया है, काफी वर्ष हो गए हैं, तो उसमें न्यू डेवलपमेंट्स जो है उसमें हम सीख सकते हैं बाय एनरोलमेंट। आई सपोज एबीसी इज ऑल्सो क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। ठीक, और कोई प्रश्न है तो फिर एक बार और भी हम जुड़ सकते हैं सर। फिर भी इसमें इस प्रेजेंटेशन में जो मूक्स को लेकर के, एबीसी को लेकर के कोई एक और प्रश्न है तो मैं ले सकती हूँ। नहीं मैम, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी त्रिपाठी सर, अच्छा लगा आप सबसे मिलके, ऑनलाइन जुड़े रहे आप लोग। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच आपने मैम। नोट तो किया ना सारी चीजें, डाउट है तो आप त्रिपाठी सर से मेरा नंबर लीजिए या सर से बोलिए, हम लोग फिर ऑनलाइन कभी भी गूगल मीट पे कनेक्ट हो सकते हैं। जी मैम, जी मैम। मैम एक रिक्वेस्ट था जी, अगर डिजी लॉकर के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बता दें, अगर आपके पास समय। वेबसाइट पे हम गए थे ना सर, डिजी लॉकर भी वही है सर, नैट, जी उसी जी पे एक वीडियो है, कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। वो एक स्टेप है सर, डिजी लॉकर का स्टेप, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो वो अपने आप आ जाता है। जी थैंक यू। या इट इज नैड, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सब ठीक है? नो मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बहुत कम टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हुए गूगल पे का और मैक माई ट्रिप का, स्विगी का, जोमेटो का, जब हम अब इस पे एक्सेस कर सकते हैं, जब इनका यूज कर सकते हैं, तो स्वयं पे क्यों नहीं कर सकते, मुक्स पे अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते। तो आपने बहुत ही कम टाइम में स्वयं प्रभा, एनपीटेल और स्वयं के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। सर त्रिपाठी सर, एनपीटेल का एक बार आधे घंटे का केवल टीचर्स का रखिए सर, ये लोग मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरा वीडियो में जी दिखाऊंगा। जी ठीक है, ओके एनपीटेल मैम, हम इसको ट्रांसलेशन के लिए रखते हैं सब सर। लोग जा सकते हैं, वी कैन रजिस्टर। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं लीव कर सकती हूँ ना? ओके, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय, नाइस मीटिंग यू। ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मैम। इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद मैडम। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। अब अपने कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनोज सिन्हा सर को बुलाना चाहती हूँ। सर अवेलेबल हैं हमारे साथ? सर 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 सॉरी सर। तो अभी मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा सर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना, से मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आज हमारे वेबिनार का जो विषय है उसमें आप अपने विचार साझा करें। मोस्ट वेलकम सर। शासकीय महाविद्यालय नादन के बड़े प्राचार्य डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी साहब, वहाँ पर पदस्थ स्पोर्ट्स अफसर डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी, और साथ में वहाँ की पूरी टीम, मैडम संचालिका महोदय, अन्य सभी जो आयोजन से जुड़े हुए हैं। और आज के आधुनिक भारत के शिक्षा केंद्रों में जगमगाता जो कह लीजिए 2 केंद्र होते हैं, कई में 2 उल्लेखनीय, हैदराबाद और दिल्ली से जुड़े हमारे रिसोर्स पर्सन, इनको मैं दोनों को और बहुत ही बहुत समृद्ध हुआ, संपन्न हुआ, क्योंकि इसी जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों और सुरुचि रखने वाले विद्यार्थीगण, मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ महाविद्यालय को कि बहुत फ्रूटफुल कार्यक्रम आपने आयोजन किया है। रिसोर्स पर्सन का जो सिलेक्शन हुआ है, अच्छा मार्गदर्शन मिला,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैडम डॉक्टर फातिमा को सुन रहा था, हम लोगों का एक दायित्व होगा कि जब भी हम अपने क्लास में जाएं तो अपने क्लास में विद्यार्थियों के में इन चाहे वो अभी स्वयं की बात आ रही थी, मूव की बात आ रही थी और भी चीजें, ये सबके नॉलेज में देने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो हो सकता है कि क्योंकि उनकी ज्यादा आवश्यकता है उनको जानने की। और फिर और मैं जो प्राचार्य जी की जो तत्परता है हम दिशा में आगे कार्य होगा और हम मिला मांगेंगे इसके, क्योंकि हम लोग इसी एक ही क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगा। और विषय तो क्या कहने, हम लोग जुड़े हैं और जो हमारा विषय है आधुनिक शैक्षणिक समस्याएं एवं डिजिटल शिक्षा, तो आज तो शैक्षणिक जो वो एक्चुअली डिजिटल शिक्षा का समय आ गया है। हम लोग भी आज के डेट में कुछ जान गए हैं, हालांकि यही जो है मतलब कहें कि कोविड या कोरोना काल में उस समय जो प्रारंभ हुआ और चाहे वो किसी या जो, तो उसमें जो थोड़ा बहुत सहयोग लिया गया अध्ययन कार्य में, और धीरे धीरे वीडियो और ये सब मैं भी देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये डिजिटल से बहुत ज़्यादा हम लाभान्वित, और बहुत बचपन में डिजिटल का केवल अंक आधार कार्ड मोबाइल का डिजिट नंबर है, तो केवल ये हो दिया है। और डिजिटल मतलब कंप्यूटर या मोबाइल की बात आ गई है, ले लिया गया है। तो तकनीक पर आधारित जो यह शिक्षा है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जा रही हैं। जैसे अगर कोई शब्द आया और मुझे लगता है कि ये नहीं, इसको वाक्य को से जानने के लिए जरूरी है कि भाई इसे जान लिया जाए, गूगल पे ढूंढता हूँ और तुरंत जानकारी हो जाती है। तो ये तो है। एक बात और मैं कहूँगा कि जान तो लेता हूँ उस शब्द को, लेकिन जानने के बाद बहुत जल्दी वहाँ पर जान लिया, मेहनत नहीं हमने लगी है, इसलिए शायद जब करते हैं किसी कार्य में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिटेन करता है, तो फिर से उसको बाद में देखने की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर एक वाक्या बताना चाहूँगा। एक हमारे सीनियर थे, हिंदी से उन्होंने किया था और उनको कॉलेज में पढ़ाने के लिए दे दिया गया था, तो उनको दिया गया था दिनकर जी की कविता है। अभी आपके डॉक्टर साहब की दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय की बात कर रहे थे, तो उन्हीं की दिनकर जी की कविता वो रश्मि रथी पढ़ाने के लिए वो द्वितीय सर्ग में पहुंच गए थे पढ़ाते पढ़ाते, और उसमें उनको एक पंक्ति में लिखा हुआ था, जब तो कुछ भले ही मैं अंग्रेजी, ये रश्मि तो मुझे लगता है पॉपुलर बुक है कि ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है। कर्ण और परशुराम जी के का संवाद है, और उसमें उनको पढ़ाते समय एक लाइन मिला था कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बात हो, और जन्म साथ सुलोक्ष वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हूँ। इस बात पर जब उनको अगले दिन क्लास मिला था, तो ये बहुत
जानना चाहिए। और इनको वो सिलोक्ष वृत्ति का अर्थ नहीं समझ में आया। एक दो लोग और जो पहले से पढ़ाए हुए हो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो ऐसी व्याख्या करके कुछ अर्थ कर गया, शब्दशः मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो मेरा काम चल गया था। अब आप देख लीजिए। अब ये थोड़े परेशान थे तो अपने गुरुजी के पास गए, और जब इन्होंने कहा कि जरा गुरुजी हमको सिलोक्ष वृत्ति बताइए, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे लगता है रश्मि रसिक तुमको मिल गया है क्या पढ़ाने को। तो सिलोक्ष वृत्ति का उन्होंने अर्थ जाना, मतलब चीजें जैसे खेत है, खेत से फसल घर चल की जो चीजें बच गई है उसको अगर कोई इकट्ठा करता है उसको उसका उपयोग करता है, या उस पर लीव ऑन दैट रिमेनिंग उस पर ही हो रहा है। तो यह जो यह वाक्य बताने का यह मेरा कहना था। अब देखिए उनने जब इस बात को हमसे बताया तब मैं भी याद रखे हुई उस बात। तो कभी कभी जो हम मेहनत करते थे डिक्शनरी और ये वो कहीं और किन्हीं और के पास जाकर के जानता था, वो थोड़ा सा रेडीमेड मिलने से अब जरूरत इस बात की है कि उसके पास उसके साथ हम थोड़ा सा श्रम कर लें ताकि वो हमारी अपनी चीज हो जाए जो सामान्यतः हो जाया करता है। शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा शिक्ष धातु से है और इसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अब सिखाना तो लेकिन दोनों की आवश्यकता इसमें है। अब लेकिन आज के युग में मैं देख रहा हूं कि जो हमारे छात्र हैं जिनको सीखना है वे ज्यादातर विद्यार्थी के रूप में कम दिखते हैं, वो परीक्षार्थी के रूप में ज्यादा दिखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं क्लास ले रहा था, एक बच्ची ने कहा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर इस बिंदु पर क्या बता रहे हैं, सर उनको तथ्यात्मक बातें कि सर ये कितने अंक का ये आएगा, ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें परीक्षा में, तो दैट रिमेन्स इम्पोर्टेंट फॉर देम कि इससे क्या हो रहा है कि विषय के अंदर तक करके अपना लेना वो कहीं पीछे रह जा रहा है। रीडिंग द लाइन वो भी पीछे हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हम चीजों को ख्याल में रखना पड़ेगा और बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव वगैरह से ऊपर उठ करके, और हमें लगता है कि थोड़ा थॉरो बनाने की कोशिश करनी होगी। एक तो परीक्षार्थी के रूप में मैं कहा, परीक्षा से ही मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब लोग है ना टीचर, हम लोग सभी पढ़ाने का सभी का अनुभव होगा। टाइम करते हैं वहीं से लीव के और परीक्षा के नाम पर, और परीक्षा हो गई तो फिर अभी तो काफी जगह सब रिजल्ट कर है और फिर जो है तो है कि अगर 1 महीने की परीक्षा हो तो ये 2.5 महीना जितना भी संसाधन हो आपके, हमारे संसाधन अगर बहुत हैं कि अलग से परीक्षा हो जा सकती है, लेकिन परीक्षा में इन्वॉल्व तो सभी टीचिंग स्टाफ जाते हैं। ये है कि कक्षाएं कितने प्राचार्य चाहें कि कक्षाएं मेंटेन रहे, बट या तो बच्चों में जो वो ब्रेक आया या फिर जो इनर्सिया आई उसके कारण वो ब्रेक लंबा हो जाता है, और इनर्सिया और जब रिज्यूम करने में समय लगता है। तो ये आज हमने बात चुकी हम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पे एक बार रिव्यू करना चाहिए कैसे हम वही ना हो।
सब कुछ चलता रहे और साथ साथ हो भी हो, ये नहीं शिक्षा अलग और अध्ययन अलग। दूसरी चीज क्या है कि आप देखेंगे कि हम शिक्षकों से एक सर मैं देखा था, वो अक्सर कहते हैं हाईली पेड बाबू, मतलब हम अगर जहाँ पर टीचर जैसे ड्यूटी में भी, वो तो मान लीजिए बोलेंगे, उनका तो नाम बताएंगे। मेरी आवाज जा रही है? आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? हाँ, परीक्षा ड्यूटी में भी आप इन्विजिलेशन ड्यूटी आदि हो सकता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे जुड़े हो सकते हैं, वहाँ तक शायद मेरी बात जाए। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छूट हम दे सकते हैं, फ्री छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ज़रूरत है स्टूडेंट और टीचर जो है। अब अगर कहा कि सर वीडियो बनाकर हो गया, तो सर भी बोल रहे थे, दत्ता साहब भी बोल रहे थे कि बहुत कुछ है, और मैडम ने भी कहा कि कांट रिप्लेस टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो हेल्पफुल हो सकते। वाई? क्योंकि टीचर क्या करता है, वो अगर उसके पास ऑब्जेक्ट दो है, मतलब विषय तो पढ़ाता ही है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षक जैसे मैं अंग्रेजी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो फोकस हम देते हैं कि सब्जेक्ट लोग के लिए वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बना हुआ रहता है। हमें हर बार ये उनके लिए हमको कैसे परोसना है। जैसे माताएं बच्चों को खाना खिलाते समय ध्यान रखें कि इनके लिए क्या, इनके लिए, ऐसी बात आती है। तो ये सारी बातें हैं, इन चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और जैसे अभी मैं 2-4 हो रहा हूँ, कई बच्चे मैं सर सिलेबस तो बता दिए, किताबें उपलब्ध नहीं है, तो नए सिलेबस हो रहे हैं, तो उसके अनुरूप जो है किताबें आनी चाहिए। और बस बहुत कर रहा हूँ और थोड़ा सा देखूँ तो था कि क्लास में जो परफॉर्मेंस टीचर का, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि जो हम लोग का ये बनता है, तो आप असेसमेंट किया जाता है, उसमें कि रिसर्च वर्क कितने रिसर्च पेपर छपे, कितने ये छपे, कितने। आई थिंक वो टीचर कि वो कितना तो सर कह रहे थे टाइम से जाओ, 1 मिनट पहले भी ना हो, वो वाला कितना काम हो रहा है, और बच्चों तक वो कहाँ तक संप्रेषण हो रहा है मैटर को, वो संतुष्टि कितनी है, और उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ कि मालूम हुआ कि आपने प्रोड्यूस किया रिसर्च वर्क और कहीं छपने को दीजिए तो वो सर 600 रुपये भी इसमें लगेंगे, वो प्रकाशन वगैरह में खर्च है। तो प्रोड्यूसर को कोई खेत में जो ये करता है, कोई चीज उपजाता है, तो पैसा उसको मिलना चाहिए कि वही और देगा। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत होनी चाहिए कि जो कोई भी, चाहे नया हो पुराना हो, सभी को मौका चाहिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ उसको ले लिया जाना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार दोहराऊंगा कि सर जी ने जो कहा, मुझे याद आ रहा था कि जो कहा कि तैयारी करना शिक्षक को बहुत जरूरी है, हर कोई को करना, हमें सतर्कता रखना नॉलेज के साथ। और कई ऑफिसर्स के बारे मैं थोड़ा सा गिरियर्सन साहब की बात करना चाहूँगा, जो गया जी में कलेक्टर थे, और उनने, हम लोग जानते हैं गिरियर्सन का नाम सुना है, कितनी भाषाओं में उन्होंने क्या लिखा, और कलेक्टर थे वे गए मैथिली पढ़ने के लिए, मधुबनी गए, और वहाँ उनका पोस्ट नहीं था, आई मीन कि कलेक्टर का पद नहीं था, लाइक एसडीओ के रूप में वो रहे वहाँ, मतलब पद की बात नहीं की उन्होंने, और मैथिली
भाषा उन्होंने पढ़ी और फिर उन्होंने लिखा। तो जब जिसका इंटरेस्ट होता है, इतना लगन से लगता है, और हम लोग टीचर हैं तो उस हिसाब से ज्यादा ये बनता है कि हम चीजों के साथ जुड़े, और जिस ढंग से हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, जिस ढंग से रामचरितमानस में बात आती है कि वशिष्ठ जी ने तो पढ़ाया ही था सभी को, यानी वहाँ के नायक श्री राम को ही ले लीजिए, और लेकिन जब विश्वामित्र जी वहाँ ले जाते हैं उनको अपने जग की रक्षा के लिए, तो उन्होंने ही कुछ शिक्षा दी, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब क्या दी कि जात लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। क्योंकि गांव में वो गए हैं जंगल में, तो बिना खाए भी उनमें ताजगी बनी रहे। तो बस यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज पर हम सभी ध्यान देंगे, और आज भी हम लोगों ने ग्रहण किया है, उस पर फिर रिवीजन करेंगे, समझेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे महाविद्यालय को, प्राचार्य जी को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज गोविंदगढ़ रीवा से। सॉरी सतीश सर से पहले मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना से डॉक्टर नवीन सर जुड़े हुए हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि समकालीन शैक्षणिक समस्याएं एवं डिजिटल शिक्षा इस विषय पर अपने विचार साझा करें। आदरणीय नवीन सर, प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर नवीन सर। हम सुनाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। सम्मानित इस आभासी मंच में जुड़े हुए मैं एक आदमी को क्रेडिट होगी, पूरी नादन टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि छोटे से सुदूरवर्ती जगह पर रहते हुए भी आपने इस आभासी मंच को सुसज्जित किया। मैं समझता हूं नई शिक्षा नीति की यही एक महती आवश्यकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है, हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी, ज़्यादा मैं समय वैसे लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो मेन फर्स्ट एरिया है, जो फोकस है डिजिटलाइजेशन का, नई शिक्षा नीति में डिजिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होना है। तो आज की स्थिति में जो डिजिटलाइजेशन जो नई शिक्षा नीति में जो लाई गई है, ऐसा नहीं है कि ये प्रयास पहले नहीं हुए हैं। पहले भी हमारे सामने खास करके स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे शिक्षा नीति हमारे सामने आई। 1948 से 49 से लेकर के 1952, 64, 68, 1986, फिर जाकर के 1986 के बाद, यानी ये 34 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे सामने आया है। मोटे तौर पर इसकी प्रासंगिकता और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग अपने आप को खास करके बदलते परिवेश में एक नए भारत का अनुमान कर रहे हैं, और 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने को एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक परिकल्पना की है कि हम वहां तक पहुंच करके ये करेंगे। जाहिर सी बात है, शिक्षा हमारा बुनियादी रीढ़ होती है, और इस बुनियादी रीढ़ में ये आवश्यक होता है कि हमारी शिक्षा नीति कैसी हो। आए दिन जो मतलब जो बातें अभी कुछ देर पहले एक हमारे पूर्व वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय से आदरणीय डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि गांव में खास करके जो हमारा एक्सेस है वो गांव में ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत अर्बन। ये चीजें उन्होंने अर्बन सेंट्रिक कहा था कि ये शिक्षा नीति अर्बन सेंट्रिक है और गांव की तरफ फोकस अपेक्षाकृत कम है।
लेकिन मेरी अपनी जो सोच है नई शिक्षा नीति को जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है विगत 2-3 वर्षों से मध्य प्रदेश में जब से लागू हुआ है, चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारा पढ़ना उनको समझना पढ़ना मजबूरी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलिसी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये लगता है कि हम गाँव की ओर इसी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि जो मुख्य रूप से इसका जो लक्ष्य रखा गया था शुरुआती दौर में, वो लक्ष्य एक्सेस था, एक मतलब एक्सेस था, समावेश था, इक्विटी बेस्ड हुआ करता था, समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। तो ये एक्सेस हम जो पाएंगे वो एक्सेस निश्चित रूपेण हम मतलब इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना करके ही पाएंगे। इसमें मोटे तौर पर अगर इसको हम छोटे से चीजों में अगर समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूपेण हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक तो एजुकेशन होता है, ये पॉलिसी होती ही होती है, लेकिन उस पॉलिसी के जो दूसरा पक्ष होता है यानी हम शिक्षक होते हैं, हम शिक्षकों के लिए भी ये आवश्यक ये हो जाता है कि हम भी उस एक्सेस तक पहुंच हमारी भी आसानी से हो सके। और इसके लिए जो अभी तक की जितनी भी शिक्षा नीतियां थी वो सारी शिक्षा नीतियां चाहे वो मतलब 1986 का जो शिक्षा नीति था उसमें भी तकनीकी विकास की बात कही गई थी, महिला शिक्षा पर फोकस हुआ करता था। उससे पहले अवसर की समानता और मतलब गुणवत्ता पर फोकस की क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई थी। लेकिन ये जो है जो 2020 की नई शिक्षा नीति है वो है कॉम्प्रिहेंसिव है और डिजिटली, और खास करके अगर आप लोगों ने अपने सिलेबस को देखा होगा, खास करके सिलेबसों में भी इलेक्टिव का सिलेबस या वोकेशनल का सिलेबस जो ऊपर से आ रहा है तो अपेक्षाकृत आप देखते होइएगा कि कम सिलेबस रखा गया है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं वो ये कम सिलेबस देना चाहते थे ये चीजें। वस्तुतः नई शिक्षा नीति का एक फोकस ये भी है कि हम लचीली शिक्षा प्रणाली विकसित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इससे जोड़ सकें, जीआर अपना बढ़ा सकें और ये चीजें ना केवल अर्बन तक सीमित रहे बल्कि रूरल बेस्ड में भी वहां पर ये जाए और जा सके। कई चीजों पर मतलब चूंकि ऐसे चर्चाएं तो अभी तक में मुझे लगता है कि बहुत सारे चर्चाएं हो चुकी है, मुझे उसको रिपीट करने में हालांकि मैं बीच में थोड़ा सा शासकीय कार्य से थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत सारी बातें हुई थी। आज के दिन में कई ऐसी जो चीजें हैं, खास करके राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच स्थापित हो रही है, NDEAR राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर बनाई जा रही है। आप लोगों ने स्वयं को देखा होगा, स्वयं पर राज्य शासन के द्वारा बराबर कहा जा रहा है हम लोगों को कि स्वयं से बच्चों को जोड़े। स्वयं एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम सब लोग परिचित हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, NPTEL प्लेटफॉर्म है और भी अच्छे जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, EPG पाठशाला अब पर बहुत अच्छी सामग्रियां पड़ी हुई है। वस्तुतः आज के दिन में जो नई शिक्षा नीति का जो फोकस है, जरूरी नहीं है कि बच्चा कॉन्टैक्ट क्लासेस के माध्यम से ही अपने ज्ञान का परिमार्जन करे, बल्कि इन सब के माध्यम से भी वो अपने आप को जो नई शिक्षा नीति में है इसको भी अपनाए, ताकि इसके लिए मतलब सरकार ने मतलब जो शिक्षण की जो पहुंच है, जो उसका लचीलापन है, वो बच्चों तक पहुंच सके। ये चीजें शिक्षकों की भूमिकाओं में भी परिवर्तन करना हमारी ये है। मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरेक्टिव लर्निंग पर काफी जोर डाला गया है इन सब चीजों पर, और इसके लिए ऑनलाइन मतलब अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन भी बच्चों से जुड़ करके हम उनको टीचिंग का मतलब से जुड़ करके उसको थोड़ा सा आसानी बना सकते हैं। AI इन सब चीजों की बात नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ चुनौतियां हैं वो चुनौतियां जरूर है कि आज हालांकि जब से मतलब इंटरनेट क्रांति आई है भारत में, अपेक्षाकृत हर एक औसतन मतलब व्यक्ति जो है वो एक अच्छी खासी
नेटवर्क में अपना डेटा खर्च कर रहा है, लेकिन बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी अभी दिखाई दे रही है। और इस चीज के लिए अगर हमको एक्सेस लेनी पर चाहिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली इन दोनों की पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। और खास करके विद्यार्थियों को जो थोड़ा सा अपने आप को, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं से बच्चे जुड़े, लेकिन बच्चे अपेक्षाकृत उतना उत्साह नहीं दिखाते हैं इसमें। और कमोबेश हम भी अभी उतना उत्साहित नहीं है कि हम क्लासरूम टीचिंग से बाहर जा करके स्वयं से बच्चों को जोड़ करके उनको लर्निंग स्किल सिखाने का। लेकिन बच्चों और शिक्षकों दोनों में जरूरत है कि डिजिटल शिक्षा के प्रति खास करके कौशल को जो मतलब उनको ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल डेवलप करके इसको बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा एक बच्चे और भी ये थोड़ा सा डरते हैं कि डेटा का जो सिक्योरिटी होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी और गोपनीयता, इस पर भी सरकार को या एक प्रयास ये हो कि भाई उनकी जो भी है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, वहां से बाहर निकलने की बात होती है कि कहीं कहीं हमारे डेटा कहीं ब्रीच ना हो जाए या कोई हम चुरा न ले या इस तरह के। तो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े मुद्दे भी हैं, ये अभी चुनौतियां हैं, इस दिशा में काम चल भी रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत हद तक उससे हम ये चीज कर सकते हैं। कमोबेश जो नई शिक्षा नीति है ये मुख्य रूप से जो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उन शिक्षा प्रणाली से अपेक्षाकृत इस मत में भिन्न है कि जहां हम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता पर बात की जाती थी, गुणवत्ता आज भी है, लेकिन वो गुणवत्ता कौशल पर आधारित गुणवत्ता के रूप में देखने को होती है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ज्यादातर बच्चों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरा मेरे पास और कोई साधन नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो विकसित राष्ट्रों की जो लगभग एक अच्छी खासी 40% से ऊपर GR जो जा रही है, भारत में अभी बहुत कम है। भारत में अभी हम लोग उससे काफी नीचे हैं। अगर वहां तक हमको वहां तक अगर हमारी पहुंच अगर करनी है तो निश्चित रूपेण डिजिटल शिक्षा को उपयोग में लाना होगा। और नई शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य भी यही है कि ये अधिक सुलभ हो, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भी हो और भविष्य के आवश्यकताओं के अनुरूप इसको ढल सके। यानी और इसके लिए ये जरूरी है कि हम और हमारे बच्चे दोनों को थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना होगा। एक जो भय है डिजिटलाइजेशन के प्रति कि हमारी नौकरी चली जाएगी या हमारा रोजगार चला जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम भारत को वास्तविक अर्थों में खास करके डिजिटल अवसंरचना और प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह करके हम इस व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। और न केवल भारत में न केवल ज्ञान समाज की ओर ज्ञान समाज को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि उस शिक्षा में जो वांछित लक्ष्य है उसको भी हासिल कर सकते हैं। चूंकि बातें बहुत सारी सुबह से 11:15 बजे से आप लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी है, उसी चीजों को रिपीट करना मेरे लिए उचित नहीं ये होता है। मैं पुनः सबका आभार, खास करके वाचस्पति जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये आभासी मंच दिया और समूचे नादन महाविद्यालय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच। आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी हमारे साथ जानकारी शेयर की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज नादन, गोविंदगढ़ रीवा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, आज हमारा वेबिनार का जो विषय है समकालीन शैक्षणिक समस्याएं एवं डिजिटल शिक्षा, इस पर आप अपने विचार साझा करें हमसे। मोस्ट वेलकम सर। उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस वेबिनार के आयोजनकर्ता मेरे स्नेही प्राध्यापक डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी जी एवं समस्त नादन महाविद्यालय के स्टाफ,
इसके अतिरिक्त इसमें सहभागिता करने वाले सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्कार। जो वेबिनार का विषय है समकालीन शैक्षणिक समस्या एवं डिजिटल शिक्षा, तो वेबिनार का जब ये टॉपिक है दैट मीन्स कि शिक्षक जो हमारा शैक्षणिक पद्धति है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। हम यहाँ पर जो चुनौतियां हैं वास्तव में वही समस्याएं हैं। अगर हम आज़ादी के पहले जाएं, 1947 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले जाएं, तो 3 तरह के थॉट्स यहाँ प्रचलन में थे। एक जो विचार, पहला विचार था वो ये कहता था कि हमको हर उस चीज का निषेध करना है जो विदेशी हो। इसको हम नेटिविस्टिक और रिवाइवलिस्टिक दृष्टिकोण वाले विद्वान कह सकते हैं, जिसे हिंदू रिवाइवलिस्टिक विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि हमको प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण पद्धति को आगे ले जाना है। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य का पठन और व्याख्यान वगैरह होंगे। दूसरा विचार था ये कि शिक्षा के स्वदेशीकरण पर वो बल देना चाह रहा था। वो कह रहा था कि हम जो यूरोपियन मॉडल हैं एजुकेशन, उसको तो हम अडॉप्ट करेंगे, जो बेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको तो हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अपना जो कल्चर है, अपनी जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो तीसरी विचारधारा है वो पूरी तरह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज पर संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया। जैसा कि शुरू में महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिपाठी जी ने कहा कि मैकाले के वक्तव्य को कोट किया, और डॉक्टर अनिल दत्ता मिश्रा सर ने भी इस तरह की चीज़ों, लॉर्ड मैकाले 1835 के वक्तव्य को कोट किया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने कहा था। मैकाले का कहना था कि हमको इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है और इस तरह की शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था करनी है जो कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो कि रंग और रूप से तो भारतीय हो, लेकिन जो रुचि और विचार, मोरलिटी और बुद्धि से पूरी तरह इंग्लिश हो। तो इस 3 तरह के विचार 1947 के पहले प्रचलन में थे। स्वतंत्रता के पश्चात कम या अधिक रूप से हमने दूसरी विचारधारा शिक्षा के स्वदेशीकरण पर को अडॉप्ट किया, और तब से लेकर आज उसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। NEP 2020 के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अगर हम देखें तो जो शिक्षण व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने ही हम कई देखे हैं दुनिया में जितने भी टॉप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उसी शिक्षण व्यवस्था से निकले हैं। और जैसे गूगल के सुंदर पिचई हैं, सत्या नडेला हैं, ये सब इसी से तरह से ये शिक्षण व्यवस्था अनुपयोगी है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन केवल हम सुंदर पिचई और सत्ता नाडेला की सक्सेस से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इस बढ़ती जनसंख्या, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ये जो बढ़ती जनसंख्या है, मनोज सिन्हा सर प्लीज म्यूट कर लें आपका माइक। थ्रेट्स में हमको कन्वर्ट करना है, मनोज सिन्हा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और इसी हाँ सर बोले आप, सतीश सर बोले आप, अपना कैमरा ऑन कर लें। एक्चुअली मेरा क्या है कि ये फोन चार्ज नहीं है, तो मैंने इसका CPU से कनेक्ट किया है। कोई बात नहीं सर, आप बोलें। हाँ जी, तो क्या है कि लगातार मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ और बहुत शानदार सेशन था, तो इसकी वजह से क्या है कि मेरा अगर 20% बचा है तो वही मैंने CPU से एक लीड मिली हमको, और उसी को मैंने CPU से कनेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। तो NEP जो 2020 है, इसका जो मेन पर्पज यही था कि जो हमारी जो जनसंख्या है इसको हम एक लायबिलिटी से
से कन्वर्ट कर दें, इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें, एसेट्स में कन्वर्ट कर दें और व्यक्ति को एक चिंतनशील व्यक्ति बना दें। लेकिन अभी भी शिक्षण में जो व्यवस्था है उसमें कई चैलेंजेस हैं, इसको हम समस्या नहीं कहेंगे, चुनौती कहेंगे। अनिल दत्ता सर ने भी इस चीज को कोट किया है कि हमारा जो शिक्षा का जो मैनेजमेंट है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। इसके कई उदाहरण अनिल दत्ता सर ने दिया है, उदाहरण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप महसूस अपन कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे जो बड़ी समस्या लगती है कि शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी उच्च शिक्षा में मुझे लगभग 6 साल हुए हैं। 6 साल में मैंने देखा है कि यहाँ लोग क्लास में ही नहीं जाते हैं, यहाँ महीनों से लोग क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और लगभग मैंने देखा पढ़ना भी छोड़ दिए हैं, नियमित रूप से लाइब्रेरी अटेंड करना उनके जैसे ये माना। अनिल दत्ता सर ने कहा कि एक लेक्चर लेने के लिए कम से कम आपको 4-5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, नियमित रूप से आप पुस्तकों के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन शायद ये मेरी हैबिट में, हम लोगों की हैबिट में नहीं है और हमारी रुचि भी खत्म होती जा रही है। दूसरी चीज, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिपाठी सर ने ये इस चीज को भी कोट किया था कि जो प्लेन बीए है, एमए है, उसके जो विद्यार्थी हैं आज उनके दिमाग में एक प्रश्न है कि इसके बाद क्या होगा, और इसी कारण से उनको ये कहते हैं वो कि हमारा कुछ नहीं होगा सर, इसके बाद जॉब तो हमको मिलेगी नहीं। तो ज्ञान किसके लिए, इस पर भी सोचना आवश्यक है और इसी कारण से शायद वो उनकी रुचि नहीं रहती है। और खासतौर से हमने ये देखा है कि जो कला और कॉमर्स पाठ्यक्रम में तो लड़के प्रवेश लेते हैं, उनको सिर्फ समय काटना रहता है और इसलिए आवश्यक है कि हमको व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा को प्रोत्साहन देना बाजार में जिसकी डिमांड हो। एक और मैं जो रिलेवेंट इशू है, जो प्रॉब्लम है, तो मूल्यांकन की समस्या है। हमने देखा है कि महाविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटी लेवल पे एक वैल्यूएशन जो सेंटर स्थापित किए जाते हैं, तो एक बार अभी कुछ महीनों पहले मेरे पास फोन आया कि सर सोशियोलॉजी की कॉपी चेक करना है और कॉपी है 300, 350, 400 की कॉपियां है, 5 दिन है आपके पास, 5 दिन में चेक 350 कॉपियां चेक करने के लिए आपको 5 डे का टाइम दिया जा रहा है। तो कैसे कॉपी चेक होंगी, कैसे आप उसका मूल्यांकन बच्चों का करेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या भी है ये। और दूसरी चीज ये है कि कॉलेज में प्राध्यापक को भी अधिक से अधिक कॉपी मूल्यांकन के लिए चाहिए, तो केवल लाल पेन का उपयोग करते हैं और देखने का उनके पास समय ही नहीं है। एक और भी चीज में, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि जिसको भी शायद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिपाठी सर ने डिस्कस किया था कि जो हमारी वर्तमान शिक्षण व्यवस्था है, हमारे पास रिमोट एरिया में हाईली ट्रेंड टीचर नहीं है, औसत से भी कम है। और इस दशा में जैसे अपन देखें कि जो भी हमारा बजट है वो अर्बन सेंट्रिक होता जा रहा है। अनिल दत्ता मिश्रा ने शायद इस समस्या को रेज किया है और तो इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं और संभवतः इसीलिए डिजिटल शिक्षा का एक कंसेप्ट आया है, ताकि अब जो अपने जो हाईली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हमें उनकी स्टेट यूनिवर्सिटी से तुलना करें तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक जमीन आसमान का फर्क है। तो जो इस गैप को दूर करने के लिए डिजिटल शिक्षा का एक कंसेप्ट आया है और एनईपी में इस बात को काफी वेटेज दिया गया है। तो यही कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस तरह के वेबिनार के माध्यम से जो हमारी जो शैक्षणिक समस्याएं हैं वो हमारे जो मैनेजमेंट के समक्ष आए और उन पर एक विचार हो, उन पर मंथन हो, ताकि जो एक समावेशी शिक्षा का वातावरण तैयार हो सके। जो रिमोट एरिया के जो हमारे कॉलेज हैं, जो संसाधन विहीन हैं, उन पर भी जो अनिल दत्ता मिश्रा सर ने कहा कि जो हमारा जो जीडीपी का जो बजट है वो और कम हो गया एनईपी के आने के बाद, तो हमको इस चीज को भी ध्यान देना होगा, ताकि तभी एक सर्वसमावेशी शिक्षा की व्यवस्था हम कर पाएंगे। और मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, मैं महाविद्यालय के प्राचार्य
डॉक्टर त्रिपाठी सर, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ और डॉक्टर जयप्रकाश, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबके प्रति आभार है कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया इस वेबिनार में अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, अपने अतिथियों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर पूनम मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो थैंक्स गिविंग दें सभी हमारे अतिथियों को। डॉक्टर पूनम मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर आरपी सिंह सर, अतिरिक्त संचालक रीवा संभाग का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालकर महाविद्यालय को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर एस.सी. राय सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमारे महाविद्यालय के संरक्षक हैं। उक्त विषय पर आपका वक्तव्य सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अनुराग वर्धन पांडे सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे महाविद्यालय को दिया, इस विषय पर अपना मार्गदर्शन भी किया, तो इसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपके वक्तव्य से हमारा महाविद्यालय लाभान्वित हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर। इसके बाद मैं कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सलीम फातिमा मैम को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपके वक्तव्य को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और यह हमारे महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद मैम। इसके साथ मैं डॉक्टर मनोज सिन्हा सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने उक्त विषय पर हमारा विधिवत मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में डॉक्टर नवीन सर का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने अपना समय महाविद्यालय को दिया और विषय पर हमारा मार्गदर्शन भी किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं डॉक्टर सतीश सर के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपने अपना समय हमें दिया और शैक्षणिक समस्याओं पर अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए हमें सुझाव भी दिए और मूल्यांकन की समस्याओं पर भी अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सर। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्राध्यापकों एवं समस्त स्टाफ का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाया। अंत में एक बार फिर हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। मैं सभी का आभारी हूँ। इस वेबिनार से जुड़ने वाले सभी वक्ता, हमारे प्रतिभागी, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे आसपास के महाविद्यालयों से जुड़े टीचिंग स्टाफ, जिसमें शिवांगी दाहिया मैडम, प्रभा कौशल मैडम जो कि हमारे साथ झारडा उज्जैन से जुड़ी, ममता मैडम ताला से हमारे साथी, और मैं अपने पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी सर का बहुत आभारी हूँ और उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, पूरे समय तक रहे और हमें आपने अपना समय दिया, मूल्यवान विचार हमारे साथ साझा किए। हमारे साथ हमारे पूर्व साथी डॉक्टर जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं शुरू से, उनके प्रति भी आभार। डॉक्टर मनोज सिन्हा सर, डॉक्टर नवीन कुमार सर और हमारे प्राचार्य जी जो हमसे किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, उनका भी आशीर्वाद हमें फोन के माध्यम से मिला। मैं आप सभी से के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं अपने विद्यार्थियों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपनी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाया और अपना सक्रिय योगदान दिया। मैंने तो उम्मीद नहीं की थी कि हम इतने लोगों को जुटा सकेंगे, क्योंकि हमारा महाविद्यालय
अभी बहुत छोटा है और उसमें बच्चों की भी संख्या बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उत्साह पूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को में भाग लिया और इसको सफलता तक पहुंचाया, मैं उन सभी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से, और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं अपनी संचालक डॉक्टर सिया सखी मैडम के प्रति भी बहुत आभारी हूं और उन्हें ढेर सारी बधाई इस सुंदर संचालन के लिए देता हूं। डॉक्टर पूनम मैडम को मैं बहुत सारा आभार प्रकट करता हूं, डॉक्टर विवेक कुमार द्विवेदी, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सर और डॉक्टर सोनिका मैडम को भी मैं बहुत सारा आभार उनके प्रति प्रकट करता हूं। उन्होंने सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अत्यंत सहयोग दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और जिसका हम उपयोग अपने आने वाले शैक्षिक जीवन में कर पाएंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं एक वैदिक मंत्र से इस वेबिनार को खत्म करना चाहूंगा। ऋग्वेद का मंत्र है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। सभी चलें, सभी बढ़ें, सबको जाने, सभी को जानने का हक है, सभी को शिक्षा मिले, सभी को ज्ञान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार। और हम इस वेबिनार को अब यहीं पर इसी मोड़ पर समाप्त करते हैं। हाँ, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत आभार। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू।